वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम लीग का गठन इसके बारे में समझेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे मुस्लिम लीग का गठन किया गया, इसके प्रभाव क्या होते हैं, दूरगामी परिणाम क्या हुआ, एक एक बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया था। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत क्षेत्र के में प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप में के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन जो किया गया था मूल रूप से मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया था। यह ढाका में गठित होता है जो कि बांग्लादेश में, फिर धीरे धीरे ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जैसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रचलित हुआ और इसके बाद फिर ये पाकिस्तान की मांग करते हैं 1940 में। देखिए, अब यहाँ पर हिंदू महासभा के बारे में बताया गया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग का गठन हुआ मुस्लिम अधिकारों के लिए, वैसे हिंदू महासभा का गठन हुआ हिंदू के अधिकारों के लिए। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। अब हिंदू और मुस्लिम भारत मूल रूप से दो समुदायों में विभाजित हो चुका था। ये अंग्रेजों की बढ़िया उपस्थिति, मतलब अंग्रेजों ने भारत को में फूट डाल दिया था, तोड़ने का पूरा प्रयास इन्होंने कर दिया था। फिर बीच में कुछ बुद्धिजीवी आते और वो लखनऊ समझौता करवाते। देखिए, दिसंबर 1916 में ये समझौता होता है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, कि आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गियों, अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो लखनऊ पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। तो आगा खां का नेतृत्व करता थे। इन्होंने एक ऐसी सभा का विचार रखा जिसका उद्देश्य हो मुस्लिम हितों का संरक्षण करना। दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन, ये याद रखिएगा अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन होता है, के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। तो सलीमुल्लाह खां, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने प्रस्ताव दिया था। इसमें 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया और मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से गठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए। तो देखिए, गठन किसने किया है? सलीमुल्लाह खां। और पहले अध्यक्ष कौन बन रहे? आगा खां। मुस्लिम लीग के गठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इस लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। देखिए, जो अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना बढ़ रही थी उसे रोकना भी इसका उद्देश्य था। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो मूल रूप से 3 उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई जो इन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक है, इसकी अधिवेशन की बात करें तो 1907 में कराची अधिवेशन होता है और 1908 में लाहौर अधिवेशन होता है। और ये जो लाहौर अधिवेशन होता है यहीं पर पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जाती है जो कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, इसके द्वारा इनको प्रदान कर दिया जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन वर्ष 1906 में शुरू किया गया था। इनके नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली,
हकीम अजमल खां, हसन इमाम नजरुल हक और मौलाना जफर अली खां सम्मिलित थे। इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। तो अहरार आंदोलन याद रखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है: मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम नजरुल हक, मौलाना जफर अली। अब इन लोगों ने ये सुझाव दिया कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता छोड़नी चाहिए, उनकी चापलूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। और आगे बढ़े साथियों, इससे पहले आपको बता दें, अगर आप RO या फिर UP-PSS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं और आगे क्लास की। देखिए 1 अक्टूबर 1906, इस दिन क्या होता है? 1 अक्टूबर 1906 को आगम खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। देखिए जो इनका शिष्टमंडल होता है लॉर्ड मिंटो से मिलता है। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। नवाब सलीमुल्लाह की बात करें तो करजन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे यहाँ पर दिया डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ये मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। अब दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार को देखते, जहाँ से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त हुआ। देखिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। तो देखिए सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है, आपसे प्रश्न बनेगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ये किसके तहत किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1906 में। ठीक, आगे दिया है और गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था, यही पॉइंट यहाँ पर याद रखना। मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को खुश करने का पूरा प्रयास किया गया। इनके लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई और यहीं से चुनाव प्रणाली भी प्रारंभ होती है। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव करने, कुछ विषय पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। तो देखिए इसमें जो व्यवस्थापिका सभा थी इसके अधिकार में वृद्धि कर दिया गया। अब आर्थिक प्रस्ताव जो होंगे आप उस पर बहस कर सकते हैं, जो संशोधन प्रस्ताव होंगे उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, कुछ विषय में मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय व्यक्ति को स्थान दिया गया। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ इसमें अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही था। आगे यहाँ पर है, विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न होगी। देखिए विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होगा इसे स्पष्ट नहीं किया गया, और जो निर्वाचन की पद्धति ये भी बहुत अस्पष्ट थी। ये तो कह दिया गया कि पृथक निर्वाचक मंडल होगा, लेकिन प्रणाली इतनी अस्पष्ट थी कि उससे अव्यवस्था उत्पन्न हुई। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ। गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार से हमारा सर्वनाश कर दिया गया। मतलब मार्ले मिंटो सुधार जो किया यहीं से इनका भारतीयों का सर्वनाश हो गया, ये गांधी जी का कथन था। देखिए आगे कुछ यहाँ पर और तथ्य दिए गए, जैसे मार्ले मिंटो सुधार
वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव बनाया गया। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आपने ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें याद रखना, जो पहला नाम आएगा वो हमेशा भारत सचिव का होगा और जो बाद वाला नाम रहेगा वो वायसराय का होगा। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में देखेंगे तो मॉन्टेग्यू भारत के सचिव हैं और चेम्सफोर्ड वायसराय। इसी प्रकार मार्ले सचिव हैं और जो मिंटो हैं ये वायसराय हैं। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। देखिए, ब्रिटिश संसद ने जो सुधार किया उसे भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ये प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम की बात करें, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। देखिए, जो ब्रिटिश काल है भारत की राजधानी कलकत्ता थी, ये 1911 में परिवर्तित करके दिल्ली की गई है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, जो कि 12 दिसंबर 1911 को आए थे, के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह सफलतापूर्वक दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बनाई गई। देखिए, यहाँ पे 1912 है साथियों, मैंने 11 स्टार्ट में बोल दिया। देखिए, जो 1911 की बात है तो यहाँ पे प्रस्ताव किया गया कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली होगी। जॉर्ज पंचम का भारत आगमन था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बना दिया गया। इसके बाद और देखिएगा, यहाँ पे हार्डिंग बम कांड के बारे में यहाँ पे दिया। हार्डिंग बम कांड ये क्या है? दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप से प्रसिद्ध हुई। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा भी इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। देखिए, दिल्ली षड्यंत्र में जो मुख्य भूमिका निभाए थे रास बिहारी बोस, वो जापान चले गए और इस सजा से बच जाते। दिसंबर 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब INC और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समय में क्या होता है, अधिवेशन समायोजित होता है, जिसमें दोनों दलों के पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया गया। इसी को ना लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार, ये जो लखनऊ समझौता होता है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। तो साथियों, ये मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार के बारे में चीज़ें रही। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप RO या फिर UP PCS को टारगेट किए तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना ना भूलेगा। पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।